हेलो दोस्तों। आज की कहानी का नाम है साक्षी है पीपल। यह जोराम यालाम नाबाम की लिखी हुई एक कहानी है। चलिए सुनते हैं। यहाँ की हवा में चुभन सी क्यों है? क्यों पेड़ों की छायाएं विचित्र तरीके से नाचती हैं? ये पीपल का पेड़ जैसे कुछ सुन रहा है। जिनके कान हैं वे सुन ले। इस वादी ने उन्हें देखा था। क्यों ना हो, वे इसके अपने थे, बेहद अपने। यहाँ के पेड़ों की शाखाओं पर आज भी बंदर इंतजार करते हैं कि कब कोई मकई का खेती करे और नन्हे नन्हे कई पैर उनका पीछा करे और वे जीभ दिखाकर भाग जाए। ताजुम का वह साल बड़ा भाग्यशाली रहा। एक साथ दो दो तीन तीन महीनों के अंतराल पर पांचों पत्नियों के 5 पुत्र पैदा हुए। पिता ने नाम रखा टापू, तालू, एपा, खोदा और तातो। बच्चों के रोने की आवाज़ खूबसूरत संगीत है। जिस घर में बच्चों के रोने की आवाज़ नहीं आती, वहाँ भूत अपना डेरा जमा लेता है और उस परिवार में बीमारी राज करती रहती है। ताजुम कहते नहीं थकते थे। बच्चे रोते माए जोर जोर से चिल्लाकर उन्हें चुप कराती। बच्चे पहले तो डर जाते, समझ नहीं पाते कि ये प्यार की भाषा है या डराने की। फिर ना जाने क्या सोचते कि सो जाते। जो माँ अपने बच्चों को श करके धीरे से चुप कराने की कोशिश करती, उसे ताजुम कहते, अरे बेवकूफ़ औरत, तुम्हें बच्चे को चुप कराना भी नहीं आता, जाने कब सीखोगी ये। उनके रोने की आवाज़ से माँ की आवाज़ ज़्यादा तेज होनी चाहिए। अब औरतें जोर जोर से गाने लगतीं। बाहर से आने वाले लोगों को कभी कभी भ्रम हो जाता कि कुछ अशुभ जरूर हुआ है, जिसके चलते ये औरतें रो रही हैं। लेकिन बस्ती की सारी औरतें ऐसा ही करती थीं, तो उनके लिए तो लोरी थी। समय के साथ बच्चे बढ़ने लगे। बांस, लकड़ी तथा घास फूस का बना घर ऐसा लगता था जैसे किसी ट्रेन का लंबा डब्बा कटा हुआ रखा हो। एक ही लंबा घर और उसमें सभी पत्नियों के अलग अलग चूल्हे। बच्चों के तो बस मजे ही मजे थे। इतनी सारी माएँ जो थी उन्हें प्यार करने के लिए। एक ने खाना नहीं दिया तो दूसरी ने खिला दिया। एक ने मारा तो दूसरी ने दुलार किया। पिता रात को पहली बीवी के साथ ही दिखते, परंतु सुबह दूसरी, तीसरी या चौथी के साथ दिख जाते। बच्चे सक पकाने लगते। वे आंखें मीच मीच कर उन्हें देखने लगते। अब तो बड़े लड़के खोदा से ना रहा गया। उसने भी अपने पिता के अनुसरण करना शुरू कर दिया। वह भी हर रात अलग अलग माँओं के साथ सोने लगा। उसकी माँ ने कहा, देखो देखो इस लड़के को क्या हुआ है, अपने पिता के पीछे पीछे चलने लगा है। इस पर नन्हे खोदा ने भोलेपन से कहा, पिताजी से तो कुछ नहीं कहती, सिर्फ मुझे डांटती हो। घर में ठहाकों की आवाज़ गूंजने लगी, पर खोदा को कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। अपमानित खोदा उन ठहाकों के बीच हुआ करके इतने जोर से रोने लगा कि सब एकदम से चुप हो गए, जैसे किसी ने व्हिसिल बजा दी हो, और सभी उसकी तरफ प्रश्न सूचक नज़रों से देखने लगे। अरे बस भी करो, जब देखो हा हा ही है करके हंसती रहती हो। बेटी नहीं, बेटा है मेरा, मेरा वंश आगे ले जाएगा ये। ताजुम ने बेटे को गोद में प्यार से लेते हुए कहा था। रूखे बिखरे बाल, छोटी छोटी उत्सुकता से भरी आंखें आबू की तरफ उठ गईं, जो बहुत देर से आग जलाने की कोशिश कर रही थी। उसने सोचा, मैं तो मरने के बाद तितली बनकर जंगल जंगल पहाड़ पहाड़ उड़ती फिरूंगी, फिर मैं किसी की बेटी तो नहीं, कभी नहीं। यह थी एपा की दीदी यामी, जो समय से पहले ही परिपक्व हो गई थी। उस दिन टापू और एपा ने तातो को खेल खेल में एक चपतक्या लगा दी कि उसने अपने पूरे अंदाज में हे करके रोना शुरू कर दिया। उसकी माँ ने टापू और एपा को एक एक चपत लगा दिया। अब तो घर में बच्चों के रोने से कोहराम मच गया। औरतों ने एक दूसरे के बाल खींचने और नोचने शुरू कर दिए। उनके चिल्लाने से बच्चों को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। किसी के आने पर जिस तरह धान चुगती चिड़िया फुर्र से उड़ जाती है, वैसे ही तेजी से वे भाग खड़े हुए वहां से। अब तो आबू ने भी देख लिया था कि झगड़े का कारण क्या है। उनकी अब खैर नहीं थी। इधर ताजुम प्रवेश द्वार के सामने बड़ी पत्नी के चूल्हे पर बैठकर बांस का बना हुआ हुक्का खींच खींच कर पी रहे थे।
बच्चों को भागते देख हुक्का मुंह से हटाया और धुआं छोड़ते हुए दाएं हाथ में दीवार पर टंगा हुआ दाव उतारा। एक बार फिर हुक्का जोर से खींचकर धुआं पहले की तरह और जोर से छोड़ा और सामने रखे आपोड़ को एक ही बार में बिना सांस लिए खत्म कर दिया। फिर उसकी आंखों में एक रहस्यमय मुस्कान छा गई। उसने दाव हाथ में लिया और उसे एक विचित्र अंदाज में लहराते हुए नाचने और गाने लगा। आदि पिता तानी की असंख्य पत्नियों में भी इतना झगड़ा नहीं हुआ। रेत सा फैले उनके वंशों में इतना शोर नहीं मचा। फिर यह क्या हुआ? हाँ हाँ बताओ क्या हुआ? हाँ हाँ कहो कहो। मेरे दाव की धार से तेज तुम्हारी जुबान, हवा से भी चंचल तुम्हारा मन। कहो 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 न प्रिय पत्नी, ये कौन सी दुनिया तुमने रचा ली है? हाँ हाँ कह भी दो मुझसे। ताजुम का वह नृत्य बड़ा भयानक था। उसकी चाल में एक अजीब सा आकर्षण था। दाहिने पांव को उठाकर कुछ इस तरह से पीछे की ओर मोड़ता कि लगता था जैसे उसका शरीर अब मुड़ने को है, परंतु फिर बाएं पैर को वैसे ही उठाते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाकर दाव को लहराने लगता। औरतें सहम गईं। उनको पता था इसके बाद क्या होता है। उनकी रगों में खून ने भी दौड़ना बंद कर दिया था। वे गिरती पड़ती एक दूसरे को धक्का देती जान बचाकर भागने लगी। याजो जरा कमजोर थी, किसी के पांवों तले आ गई और माता सूर्य को भी पुकारने का मौका नहीं मिला कि सब उसे छोड़कर भाग गईं। ताजुम के नृत्य में और अधिक भयानकता आती जा रही थी। गाने में उसका उत्साह बढ़ता जा रहा था। बांस का बना घर ताजुम के नृत्य से जैसे वाद्य यंत्र का काम कर रहा था। खूब छांग छांग की आवाज़ें निकल रही थी। अभी सुबह ही बच्चों के चलने से जो प्यारी आवाज़ लग रही थी, वही पलक झपकते भयानक संगीत में तब्दील हो गई। याजुम लगभग रेंगती हुई मुर्गी घर में पहुंची कि अंडे सेती मुर्गी को अपनी ही मालकिन दुश्मन नजर आने लगी और उसने याजुम पर ताबड़तोड़ आक्रमण कर दिया। बेचारी भली औरत चिल्लाती हुई नीचे ढलान पर से लुढ़कती हुई मकई वाले बागान में पहुंच गई। इधर बाकी औरतें घर में कुछ दूरी पर झाड़ियों में सबकी एक साथ छुप गईं। वे कान लगाकर पति की आवाज़ को सुनने लगीं। वे अपने हृदय को भी धड़कने से रोकना चाहती थीं। कौन जाने कब ताजुम उसकी धक धक को सुन ले। कुत्तों को क्या हो गया था उस दिन कि अपने ही अन्नदाताओं पर अलग अलग आवाज़ों में भौंक रहे थे। सुअरों को भी शायद लगा हो कि आज उनकी मालकिनें झाड़ियों में ही रसीला भोजन खिलाएंगी। सच तो माता सूर्य ही जानती है। वे शी कहकर उन्हें भगाने की जितनी कोशिश करती, वे फिर उन्हीं के पास वापस लौटकर आ जाते। तीसरी वाली ने सामने पड़ी लकड़ी उठाई। हवा की गति से वे जिद्दी पशु भाग खड़े हुए। ताजुम ने बहुत जोर से हो की आवाज़ निकाली तो उन्होंने अनायास एक दूसरे के हाथों को जोर से थाम लिया। बिना कुछ कहे वे एक दूसरे की संबल बन गईं। उन्हें उस वक्त एपा की माँ की याद आ गई। जब वह जिंदा थी तब सबके लिए ताजुम से लड़ती थी। अब बेचारे बिन माँ के बच्चे ने जरा सी तातों को चपत क्या लगा दी थी कि सब लड़ पड़ी। यही सोचकर कुछ की आंखों में आंसू झलक आए। कुछ देर बाद ताजुम चुप हो गया। फिर बाहर निकलकर जोर से चिल्लाया, मैं मंखा और याना के खेत पर जा रहा हूँ, जिनको आना हो आ जाना। झाड़ियों में हलचल होने लगी। उनके हाथ अब अलग हो चुके थे। किसी किसी को याद आया कि उसने चूल्हे पर खाना चढ़ा रखा था, वह तो जलकर खाक हो गया होगा। किसी को अब महसूस हुआ कि उसके पैरों में कितने कांटे चुभे हैं और दर्द अभी ही शुरू हुआ है। बस फिर क्या था। वे फिर से चिल्लाने लगीं, एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगीं। कोई कह रही थी झगड़े का कारण तो तुम हो। कोई कहती, अच्छा मेरे बाल खींचने किसने शुरू किए थे। रीनी सोच रही थी, माता सूर्य तेरा लाख लाख शुक्रिया, ताजुम अब खेत जा चुके हैं। मैं चलती हूँ जल्दी जल्दी उनके पीछे, वरना कोई और चली जाएगी। शाम को वे एक साथ वापस आए तो मैं देख नहीं सकूंगी। उफ, जलन भी क्या होती है, रीनी से पूछे कोई। इधर संगलो नदी में
बच्चे दुनिया से बेखबर निश्चल हंसी हंसते हुए एक दूसरे पर पानी के छींटे उड़ाते खेल रहे थे। कल कल करती संगलों की नदी जैसे उनकी माँ बन गई। पांचों बच्चे उसकी गोद में जैसे किलकारियां मार रहे हों। सबके सब नंगे, कभी बंदर से उछलने लगते, कभी शेर की आवाज़ निकालते, कभी एक दूसरे का हाथ थामे पानी में कूद पड़ते। पंछी भी कितना सुंदर गाती थी। टापू बार बार अपनी नाक इस तरह पोंछता कि चेहरे पर ही कुछ इस तरह की रेखाएं उभरने लगती कि बाकी बच्चे मीट चोर बिल्ली का पूंछ कहकर नदी में कूद जाते और टापू हुआ हुआ करके क्षण भर रोता, फिर हंसने लगता, जैसे कोई चिढ़ाए तो रोना जरूरी हो। परंतु वह इतनी देर रोकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता और फिर खेल में लग जाता। एपा का कुत्ता एपा के पीछे पीछे भाग रहा था। जब उसकी माँ मरी थी वह 4 महीने का था, जिसे 10-11 साल की दीदी की गोद में रखकर माँ ने क्षमा याचना के साथ उन लोगों से विदा ली थी। दीदी ने जैसे उस कुत्ते को भाई की रक्षा के लिए ही लगाया हो। एपा ने कुत्ते का नाम आन रखा था। सबके सब अपने अपने कपड़ों को नदी में फेंक देते, फिर दौड़ दौड़कर नदी की निचली तरफ से झपटकर कपड़े उठाते और अपनी ताकत को साबित कर खूब खुश होते। आन एपा की खूब मदद करता। वह नदी में कूद जाता और बेटे के कपड़े बचा लेता। तातो का कपड़ा बह गया, कोई बचा ना पाया। सबने उसके पांव पकड़कर कहा, तातो हे कर रोना नहीं, वरना फिर झगड़ा हो जाएगा। एपा के कपड़े उसे पहना दिए गए। सबको पता था कि एपा की दीदी एपा को कभी मारती नहीं। शाम को बस घर लौटकर आए। उनकी माएँ उन्हें मीठी छिड़कियाँ देने लगी और वे माँओं से चिपटकर उन्हें तंग करने लगे। माँ को कभी देखा नहीं, फिर भी एपा माँ को इस तरह याद करने लगा जैसे उसको जानने के लिए कुछ बचा ही ना हो। उसका भी मन करने लगा कि वह भी माँ की गोद में ही सो जाए और फिर उसकी माँ उसके सिर पर से जुएं निकालती रहे और उसके रोने पर जोर जोर से गाकर चुप कराती रहे। इतने में उसकी दीदी यामी ने उससे कहा, क्या हुआ क्या हुआ कहकर झकझोर दिया और एपा हमेशा की तरह बता नहीं पाया कि वह क्या सोचता है। भोजन के बाद दीदी ने कहा, जितनी जल्दी सो जाओगे उतनी ही जल्दी सपने में माँ आएगी। मुस्कुराता एपा सो गया। एक सुबह की बात है, सभी बच्चे कहीं जा रहे थे। आची आबोतानी ने बंदर को ना बनाया होता तो कितना अच्छा होता ना, टापू ने कहा। अरे पागल, वह ना होता तो मकई कौन जल्दी जल्दी ख़त्म करता और हमें पिछले साल की तरह अगले साल खेत जाना ना पड़ता, तालू ने तपाक से कहा। टापू उंगली गाल पर रखे सिर हिला हिलाकर कुछ सोचने लगा। आज तो मैं शिकार पर जाऊंगा। तातो, तुम मेरे वाले खेत का भी ध्यान रखना, मैं तुम्हें भी चिड़िया खिलाऊंगा, एपा ने कहा। हाँ ठीक है, लेकिन इस बार मुझे ज़्यादा हिस्सा चाहिए, वरना अगली बार तुम्हारी नहीं सुनूंगा। ठीक है, पिछली बार तो चिड़िया मिली थी, वह तो बहुत छोटी थी, लेकिन इस बार कोई बड़ा हाथ मारूंगा, एपा ने परिपक्व व्यक्ति की तरह जवाब दिया। ना, इस बार कोई शिकार विकार नहीं। पिछले साल बंदरों ने कैसे सारा खेत साफ कर दिया था, पिताजी का दाव याद है, खोदा ने उंगली हिलाते हुए कहा। हाँ, और भागते भागते कौन है, हे करके रो रहा था, एपा ने शरारती लहजे में कहा। तो तातो आंखें दिखाए अपनी जीभ लंबी करके दिखाकर एपा को भाग गया। माओ ने सबको केन के बने झूले में एक एक डिब्बा चावल दिया था, जिसे वे पीठ पर लादे कूदते फांदते खेतों की ओर जा रहे थे। दूर तक फैली वादियां टेढ़ा मेढ़ा पहाड़ी रास्ता लगता था, जैसे कोई सांप रेंग रहा हो। रास्ता कभी किसी पहाड़ी की ओट में छिप जाता तो लगता जैसे वह सांप के बिल में घुस गया हो। बच्चों ने जैसे थकना सीखा ही नहीं था। हवा के साथ हिलती डुलती पत्तियां और शाखाएं टापू के नन्हे मन को अजीब सी आनंद दे रहे थे। वह सोचने लगा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब गांव वालों को मनाऊंगा कि वे इन प्यारे प्यारे पेड़ों को ना काटें, जिन पर हम बच्चे झूल झूल कर बंदरों से मुकाबला करते हैं। ये गाती हुई प्यारी चिड़िया कहाँ रहेगी? उनके बच्चे अपनी माँओं से बिछड़ गए तो? अचानक खोदा ने उसे बहुत देर चुप देखकर झकझोर कर कहा,
कब किन ख्यालों में खो जाते हो, होश ही नहीं रहता कि पाँवों में कितने जोंक चिपक गए हैं। आची, आची, निकाल दो ना आची, इसलिए मुझे जंगल पसंद नहीं है। टापू ने लगभग रोते हुए बह तथा याचना मिश्रित भाव से कहा। हाँ हाँ, जंगल पसंद नहीं है तो वह क्या कहते हैं, स्कूल जाओ, स्कूल, जहाँ सभी आलसी बच्चे जमा होकर ओ आन कहकर चिल्लाते रहते हैं। खोदा ने व्यंग्य के भाव से ओ आन शब्द पर जोर देते हुए उसके पांव से जोंक निकालते हुए कहा। उनके आबू हाथी दांत लेकर तेजपुर जाया करते थे और बदले में नमक, चावल, कपड़े लाते थे। जब वापस आते तो वहाँ के स्कूल के बारे में बताया करते और फिर अफसोस की एक सांस छोड़कर बोलते, टापू तो वहाँ जाने के सपने बुनता रहता। अब कि वे अंकल रंगबिया आए तो वह जरूर उनके साथ भाग जाएगा। सुना है वहाँ दूध के गोरे लोग होते हैं और तो और कोयल के काले लोग भी रहते हैं, सभी ऊपर से नीचे तक कपड़ों से ढके। इधर तो ओढ़ने तक को कपड़े नहीं। आची, स्कूल नहीं, स्कॉल, स्कॉल। होठों को गोल गोल बनाकर मुस्कुराते हुए एक अजीब उत्साह से टापू ने कहा। उसकी छोटी छोटी प्यारी और गोल गोल आंखें अंधेरे में चमकते तारों सी लगती थी। अच्छा, जो भी है, मुझे क्या, खोदा ने जरा झेंप कर कहा। आची, क्या बच्चे वहां जमा होकर कोआ बन जाते हैं? तातो ने आश्चर्य से पूछा। सब पेट पकड़ पकड़ कर हंसने लगे। ठंडी ठंडी माँ की छुवन सी कोमल हवाएं बहने लगी। माता सूर्य की चमक से नाचती छोटी नदी, पहाड़, पेड़ पौधे भी जैसे उनके साथ हंसने लगे। सब अधनंगे पेट से लपेटते हुए दोनों कंधों से मोड़कर छाती पर बांस के बने पीन के जोड़ से कपड़े पहने हुए थे, नीचे कमर से पांव तक खाली। जब झुकते थे तो पूरा नीचे का हिस्सा दिख जाता था। तातो को माँ की याद आने लगी। वह रोने लगा। खोदा तो सबको इशारे से चुप हो जाने का संकेत किया। सब मुंह पर हाथ दबा दबा कर हंसी रोकने की कोशिश करने लगे। अब वे खेत पहुंच चुके थे। एक ही मचान पर सब जमा हुए और फिर हमेशा की तरह बिना कुछ बोले एक साथ गाने लगे। एक पहाड़ पर हाथी का बच्चा मिला, उसका कान अरुई के पत्ते सा। दूसरा पेड़ पर शेर का बच्चा मिला, उसका कान पीपल के पत्ते सा। तीसरे पहाड़ पर हिरन का बच्चा मिला, वह था प्यारा प्यारा तो तोसा। जो भाई हमारा जिसकी बहती नाक, जो भाई हमारा जिसकी बहती नाक, वह था प्यारा प्यारा तातो सा। और फिर सब बच्चे गाते नाचते अपने अपने मचान पर जाने लगे। लहलहाते धान तथा मकई के खेत जितने सुंदर दिखते थे, उन बच्चों के लिए खेतों की रखवाली करते हुए बंदरों के साथ दिन की जिंदगी उतनी ही आसान नहीं थी। सबसे छोटा टापू तो जब भी खेत पहुंचता उसी वक्त उसका मन करता कि वह स्कूल में ओ आन करते भाग जाए। उसने अपने आबू से सुना था तेजपुर स्कूल के बारे में, जहां पहुंचने के लिए 10 दिन और 9 रातें लगती थी। आबू के पांव कैसे छिल गए थे पिछली बार जब वे नमक लेने गए थे। फिर भी उसे जाना है कहीं किसी भी तरह। वहाँ एक जानवर रहता है जिसके बड़े से पेट में घुसकर लोग जहाँ चाहे चले जाते हैं। उसने बहुत कोशिश की कि उस तेजी से दौड़ने वाले जानवर का नाम याद करने की, पर याद ही नहीं आया। नीचे ढलान पर छोटी सी नदी बहती रहती थी, वहीं से वे नन्हे पांव चलकर पानी लाया करते थे। कटे बांस में छोटे छोटे हाथ जब पानी लेकर ऊपर मचान तक पहुंचते, तब तक उनका पसीना छूट जाया करता था। दूर से देखने पर पहाड़ हमेशा खूबसूरत ही दिखता है, परंतु पास से उसका सामना करो तो बड़े बड़ों को नानी याद आ जाती है। बच्चों को जंगल में ही खेलना बहुत भाता था। तालू और एपा तो हमेशा पिताजी के साथ शिकार पर जाने का सपना देखते रहते। उस वादी में उनकी आवाज़ गूंजती रहती। वहाँ के जर्रे जर्रे उन्हें पहचानते थे। एक ने दूसरे पहाड़ से टकराती उनकी मधुर संगीत सी आवाज़ हवा के साथ भी तो रश्क करती होगी। एपा का मन बंदरों के आगे पीछे भागते भागते ऊब गया था। जितना भी भगाओ वे फिर आ जाते बदमाश। पत्थर फेंको तो वे भी पत्थर फेंक देते, जिभ दिखाओ तो वे भी दिखाते। अब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। आची खोदा चिल्लाता खोदा के मचान पर पहुंच गया।
उनके बीच कुछ फुसफुसाहट हुई। अब वे उत्साहित थे। तातो को दूत बनाया गया। मकई का एक पौधा काटकर उसे हुक्का बनाया तातो ने। पिताजी की तरह पहले उसे मुंह से लगाकर जोर से खींचा, फिर आंखें बंद करके इस तरह से धुआं फेंका मानो वह सचमुच के हुक्के का आनंद ले रहा हो। उसने धीरे से आंखें खोली और हल्के से दोनों भाइयों की तरफ नजर डाली। तब दोनों को यकीन हो गया कि यह परिपक्व दूत है। तातो हुक्का पीठ पर 2-3 छोटे छोटे कद्दू लादे चल दिया और तापू और तालू के मचान की ओर। हाँ हाँ, हम तुम्हें दूर से देखकर ही समझ गए थे कि तुम लड़की का रिश्ता लेकर आ रहे हो, तालू ने अपना सीना तान कर कहा। लड़की के बाल कंधे से नीचे तक तो आ गए हैं, तापू ने पूछा। हाँ, तभी तो रिश्ता लेकर आया हूँ। उन्होंने ये कुछ मीट भेजे हैं, तातो ने कद्दू की तरफ उंगली करके कहा। उनके पास हमें देने के लिए काफ़ी मालाएं हैं तो है ना, तालू ने कुछ उत्सुकता से पूछा। हाँ हाँ, उनके पास तो बहुत सारी मालाएं ताल माज हैं जो नियम ये पासे लाए हैं। अच्छा, कितने मिथुन लगेंगे, तापू ने पूछा। वह तो आप लोग लड़की वालों से मिलकर ही तय करो, मैं तो उनका दूत हूँ, तातो ने गंभीरता से जवाब दिया। लड़की का दाम भी तो अलग ही लगेगा, तालू ने दोनों हाथों को फैलाकर लापरवाही से कहा। वे कुछ देर लेटकर सुस्ताए, फिर उसके अनुसार अब सुबह हो चुकी थी, सो तातो चल दिया उन्हें आने का न्योता देकर। रास्ते भर तातो सोचता जा रहा था, बाराती आएंगे तो दूध का हिस्सा कम से कम 1 मिथुन तो जरूर होगा, उससे कम लूंगा ही भी नहीं। अब तापू और तालू ने मीट के रूप में कद्दू को झोले में डाला, पीपल के पत्ते को पंखा बनाया, मुंह में मकई की डंडी से बना हुक्का, ककड़ी के ऊपर के हिस्से में छेद करके रस्सी घुसाई। अब दोनों उसे मिथुन के रूप में घसीटकर पारंपरिक विवाह गीत गाते इधर से उधर की तरफ मचान पर जा रहे थे। मिथुन तो लड़की खरीदने के लिए है, लड़की उसी की ही बहन थी। मिथुन ने ही तो वादा किया था बहन के काम आएगा इस तरह, और बन गई जानवर छोटी बहन को छोड़कर। एक दिन वे हम क्या करें, बहन देकर बहन लेनी है हमें। तालू आगे आगे गाता और तापू बड़े भाई के पीछे पीछे उसका अनुसरण करता जा रहा था। कड़ी कभी कहीं फंस जाती तो कभी जोर से खींचने पर रस्सी उसे काटकर बाहर आ जाती। तापू परेशानी से तालू की तरफ देखता तो तालू हाथ से इस तरह इशारे करता मानो कह रहा हो, मिथुन ले जाते वक्त ऐसी मुसीबतें आम हैं। इधर खोदा और एपा भी तैयार थे। उनकी गाने की आवाज़ करीब आती जा रही थी। इधर तातो उनकी नाक बार बार तेजी से पोंछने लगा। अब पहले से ज़्यादा मीट चोर बिल्ली की मूंछ वाला लग रहा था। अब नाक से कान तक रेखाएं खींच गई थी। हाथ पर ऊपरी भाग जिससे वह बार बार नाक पोंछ रहा था, वह भी देखने लायक था। तापू और तालू ने मचान के नीचे पहुंचकर फिर से जोर से गाना शुरू कर दिया। जंगली मुर्गी का दाना चुगना किसने सिखाया, पिता तानी की माँ का नाम क्या था, एक बहन मिथुन कैसे बन गई, क्या तुम्हारे घर में वह दाम है जो हमारे लाए सामानों का बोझ सह सके। अरे अरे बेशरम डरपोक, घर में जाकर तो पूछ, ऊपर से जवाब आया। पानी के कुछ छींटे तापू और तालू के सर पर पड़े। खोदा और एपा जानते थे कि ये कोई टोना टोटका करके आए हैं, कहीं वे अपना होश खोकर ज़्यादा मालाएं ना दे दें उन्हें। बाराती का कोई भरोसा नहीं, सो उन्होंने कुछ बुदबुदाया और पानी बारातियों पर फेंक दिया। अब बाराती घर में प्रवेश कर सकते थे। 3-4 ककड़ियाँ नीचे खूंटे पर बंधे हुए थे। ऊपर उनके घर में कद्दू ही कद्दू दिख रहे थे। कटे बांस के टुकड़ों में आपोंग पेश था। जली हुई मक्की का भोजन बना। अब विवाह की बातें चलने लगी। दुल्हन की कीमत 3 मिथुन तय हुई तथा बाकी सामानों का दाम 10 मिथुन, जिसे वे अगली बार लड़की के पास लाकर देंगे। अब खोदा मचान के नीचे से पत्थर का एक टुकड़ा उठा लाया और बोला, यह आदि पिता तानी के जमाने का माज है जो 4 मिथुन के बराबर है। एपा उठकर कोने में बंधे कपड़े के पीछे से एक भुट्टा लाया जिसके बाल लंबे और सुनहरे थे। उसके बदन पर जंगली फूल लिपटे हुए थे।
उसने उसे बड़े प्यार से उसके हाथों में देते हुए कहा, ये हमारी प्यारी बेटी है, देखो हमने कितनी सारी मालाएं पहना दी हैं इसे, है ना सुंदर। बगल में बैठा तातो चुपचाप टुकुर टुकुर देख रहा था। रोना धोना शुरू हुआ क्योंकि अब दुल्हन की विदाई की घड़ी आ चुकी थी। अचानक तातो जोर से चिल्लाया, आइया आइया, बंदरों ने क्या कर दिया, देखो देखो। सबका दिल बैठ गया। वे अपनी दुनिया में इतने मगन थे कि किसी बात की खबर ही नहीं हुई। बंदर ने सारा खेत सफाचट कर दिया था। खी खी करते बंदरों ने तो बड़ा बेड़ा गर्क कर दिया। अब तो उन सबकी खैर नहीं थी। किसी के भी मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। वे सब भी तो किसी बंदर से कम नहीं दिख रहे थे। आव देखा ना ताव, तालू ने दुल्हन के 2 टुकड़े कर दिए। एक टापू को दिया और दूसरा खुद खा गया। तातो ने पूजा प्रारंभ कर दी। माता सूर्य, तो हमें बचाना, तू सबकी प्यारी माता है, सबकी तू दोस्त है सच्ची, डर लगता है हाँ सच्ची, आबू के तेज धार वाले चमचमाते लहराते दाव से। शाम हो चुकी थी, घर लौटना था, परंतु उनके पांव बहुत भारी हो रहे थे। सब चुपचाप चल रहे थे, केवल तातो रोए जा रहा था। हैं। उसके रोने की आवाज़ किसी के कानों में नहीं पड़ रही थी। सब कोई ना कोई उपाय सोचते जा रहे थे बचने का, पर वे कभी बच सके हमें तो नहीं लगता। उस दिन की मार को सब भूल चुके थे और अब आज का दिन कितना अच्छा था। सभी माताएं और पिताएं घर पर ही थे। उनके होने का एहसास बच्चों के लिए कितना अहम था। दिन भर कुछ ना कुछ खाने को मिलता, चाहे कुछ भी हो जाए, वे खेलना नहीं भूल सकते थे। विशेषकर एपा चुपचाप रहे, वह तो असंभव ही था। उनकी दुनिया फिर खिलखिलाने लगी। इस वादी की गोद हमेशा उनकी शरारतों से भरी रहती। इसी पीपल के पेड़ ने हवाओं के संग मिलकर उन्हें मीठी थपकियां दी थी। ताजुम बच्चों का रोना चिल्लाना और खिलखिलाहट सुनकर हमेशा बिना दांत निकाले मुस्कुराता रहता। तातो तातो, तू आगे आगे रेंग कर जा और देख, वह लोमड़ी है या हिरन, हम तेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। एपा ने बाएं हाथ से पीछे आ रहे तालू को आगे न आने का इशारा करते हुए धीमी आवाज में कहा। तातो धीरे धीरे झाड़ियों के पीछे के भीतर रेंगता हुआ जा रहा था। उसके पीछे पीछे एपा का कुत्ता कूं कूं करता चल रहा था। वह झाड़ी सबको बचाया करती थी, परंतु आज न जाने कौन कहां से एक मरा सड़ा हुआ कुत्ता इधर ही फेंक गया था। हो, लोमड़ी है या हिरन, मर गई, कहता हुआ तातो पीछे मुड़ा। कुत्ता एपा और तालू को रौंदता हुआ बाहर भागा। पीछे झाड़ी में एपा और तालू पेट पकड़कर हंस रहे थे। धान कूटती तातो की माँ वहीं से चिल्लाई, एपा और तालू का काम है मेरे भोले बच्चों को सताना। आ बाहर आ, मैं बताती हूँ तुम्हें, वह लोमड़ी है या हिरन, जल्दी निकल बदमाश। गुस्से में वह लाल हो गई। उसने जोर जोर से छाती पीट पीट कर कूदना शुरू कर दिया। वह सब बाहर दौड़कर आ चुकी थी तब तक। आज गांव में धरती पूजन हुआ था, सो कोई भी काम वाला खेत पर नहीं गया था। धान कूट कर रखना या कल कूटने के लिए आज सुखा कर रखना सबको जरूरी लग रहा था। गांव के हर घर में धान कूटने की आवाजें आ रही थी। पूजा का दूसरा दिन सबके लिए फुर्सत का हुआ करता है। गांव के बड़े बुजुर्ग बच्चों को आबोतानी की अनाथों की कहानियां सुना रहे थे। नाक पोंछ पोंछ कर तो कोई दादा के पाँव में सर रखकर तो कोई लेटे लेटे सुन रहा था। सबकी नजरें सुनाने वाले के चेहरे पर टिकी हुई थी। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। सभी मर्दों ने अपने अपने तीर धनुष उठा लिए थे। उन्होंने आसमान में बादल की जोरदार सी गरज वाले उस पक्षी की तरफ निशाना साथ साथ कर तीर छोड़े। आसमान में तीरों की बरसात हो रही थी। तीर थे कि उस पक्षी को लग ही नहीं पा रहे थे। लगते भी कैसे, इतनी ऊंचाई पर जो उड़ रहा था वह भयानक पक्षी पलक झपकते गायब हो गया। वह उसके पंख हिलते भी नहीं थे। बाप रे, चील से तो कई गुना बड़ा। बच्चे चुप नहीं हो रहे थे। उआ उआ हे आ की आवाज़ों से वह वादी भर गई। औरतें चिल्ला चिल्ला कर भाग रही थी। बच्चे माओ से खूब जोर से चिपक गए थे। कई बच्चे एक ही माँ के लिए लड़ पड़े। सबके चेहरे फक पड़ गए थे। आंखों में प्रश्न और शरीर थर थर काँप रहे थे। गांव के सभी मर्द सार्वजनिक मैदान में जमा हो गए। किसी ने पुजारी को गालियां देना शुरू कर दी।
हो सकता है कि उसने मंत्रोच्चारण में कुछ गड़बड़ी की हो और प्रकृति ने अपनी नाराजगी दिखा दी हो। किसी ने कहा, हो सकता है ये माता सूर्य का संकेत हो। जो भी हो, अब धरती पूजन दोबारा करना पड़ेगा, वरना हम सबकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। सारा खेत जानवर खा जाएंगे और हम भूखों मरेंगे। सबको याद आया वह साल जब इतने सारे चूहों ने एक साथ सारा अनाज खा लिया था। कितने लोग भूखे मरे थे। माओ के तो दूध सूख गए थे और बच्चों की हड्डियां निकल आई थी। ऐसे आड़े वक्त कई साल पहले गांव छोड़कर आ चुके रंगबियों ने अपने साथ अजीब अजीब कपड़े पहने 20-30 लोगों के साथ कुछ चावल ला दिए थे। उसी से तो उन लोगों को कुछ राहत मिली थी। गांव वाले शिकार पर ही जा रहे थे। क्या करूँगा? ताजुब में लालिन की तरफ देखकर 1 साल पहले रंगबिया से सीखी हुई हिंदी में कहा। गूंगो। लालिन ने पता नहीं के अंदाज में उत्तर दिया, जिसका अर्थ स्वयं नहीं जानता था। चूंकि मित्र ने अजीब शब्द का इस्तेमाल किया था, सो उसे भी कहना चाहिए बस, वरना उसे बेवकूफ़ समझा जाता। ताजुब गंभीर हो गया। सब परेशान थे, अनहोनी से डरे हुए थे। इधर तापू, तालू, खोदा, तातो और एपा उसी झाड़ी में छिपे बैठे थे। अब डर कुछ कम हो चुका था। सभी एक ही प्रश्न का उत्तर खोज रहे थे। तातो का तो पेशाब ही निकल गया। ये क्या हो सकता है? खोदा ने कहा। पूजा अच्छी नहीं हुई होगी, तालू ने तपाक से जवाब दिया। अरे नहीं नहीं, मेरे मरे हुए कुत्ते का भूत था, एपा ने कुछ इस अंदाज में कहा कि तातो डरकर खोदा से चिपक गया और गुस्सा से एपा की तरफ देखकर जीभ दिखाई। बहुत दूर उंगली माथे पर रखकर सोचने के बाद तापू ने एक गंभीर स्वर में कहा, हो ना हो यह वही था जिसके बारे में अंकल रंगबिया ने बताया था कि एक ऐसा पक्षी नुमा यंत्र है जिसके अंदर कई लोग बैठकर दूर दूर तक जाते हैं। खोदा को भी याद आ गई। हाँ, और वह कुछ खुशबूदार चीज़ें भी अपने साथ लाया था, जिसे सोते समय पूरे कपड़ों पर छिड़क लेता था। उसे वह पाउडर कहता था। वाह, क्या सुंदर गंध थी। उसने गांव की लड़कियों के चेहरे पर भी लगा दिया था, जिसके बाद वे सुंदर दिखती थी। सारी लड़कियां उसके पीछे पीछे भागती थी। अरे वे बंदर दिखती थी, बंदर, सफ़ेद चेहरे वाली बंदर, कहकर एपा ताली मार मार कर हंसने लगा। बच्चे फिर अपनी दुनिया में खो गए। उनके लिए फिर से जंगल मुस्कुराने लगा। ठंड की रात थी, सब लोग सो रहे थे। 5 बच्चे हमेशा की तरह एक ही चावल के बोरे में सो रहे थे, जिसमें अंकल रंगबिया ने पिछले साल चावल भरकर ला दिए थे। उनके लिए वह काफ़ी था, जिसमें घुसकर वे आराम से ठंड में सो सकते थे। आधी रात हो चली थी कि एपा इच्चा इच्चा कहकर चिल्लाने लगा। किसी ने पेशाब कर दिया था। खोदा सबकी जांघों के बीच हाथ डालकर देखने लगा कि आखिर किसने पेशाब किया है, जिसकी वजह से ठंड ज़्यादा लगने लगी। आची आची आची, देखो कपड़ा गया, आची देखो पकड़ा गया। तातो की जांघें भीगी हुई थी। तापू ने कहा। अब तापो आने आने कहकर रोने लगा। सब लोग हड़बड़ा कर उठ गए। किसी ने कहा, अरे ताजुम, किसके साथ सो रहे हो? देखते भी नहीं कि इन बच्चों को क्या हुआ है। बड़बड़ाती माँ आग जलाने की कोशिश करने लगी। चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था। सारे पालतू पशु भी सो चुके थे। अचानक घर के बाहर सो रहे कुत्तों ने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। ताजुम को लगा फिर से जंगली बिलाव आया है मुर्गी चुराने। वह दौड़कर निकला ही था कि उसके सीने में तेजी से एक तीर घुस गया। फिर माथे में, हाथ में, शरीर के बाकी सारे हिस्सों में तीर ही तीर। उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, भागो। पूरा गांव दुश्मनों से घिर चुका था। सोते हुए गांव वालों को संभालने का अवसर ही नहीं मिला। उन्होंने बच्चों के 2 टुकड़े कर दिए। वे औरतों को खींच खींच कर ले जा रहे थे। तातो की मां ने दर्द से चिल्लाकर कहा, मेरे पेट में बच्चा है, मैं चल नहीं सकती, मुझे छोड़ दो। अगले ही पल उसका सर धड़ से अलग हो गया। किसी के पेट से आंतें बाहर निकली हुई थी, तो कोई बिना सर के मरती हुई मुर्गी की तरह झटपटा रही थी। किसी की आंख में तीर धंसा हुआ था, तो कोई बिना सर के दौड़ रहा था। किसी का शरीर अनगिनत टुकड़ों में बटा हुआ था। किसी की उंगलियां काटी गईं और पेड़ पर तीर से चिपका दी गईं, ताकि गवाह रहे कि उनकी विजय हुई है। बच्चे उस बोरे में सदा के लिए सो गए। उनके साथ
एक दूसरे से दृढ़ता से जुड़े हुए थे। उनके हाथ एक दूसरे से दृढ़ता से जुड़े हुए थे। एपा का कुत्ता आन कू कू करके बोरे को कभी सूंघता तो कभी खींचता हुआ रो रहा था। वह बोरा अब खून से पूरा भीग गया था। उनके नन्हे नन्हे पैर एक दूसरे के पैरों से लिपटे हुए थे और फिर रात भर ठंडी हवाएं साएं साएं करके बहती रहीं, जैसे बहुत क्रोधित हो। पीपल का पेड़ बेबस सा रो रहा था। सन्नाटा और अंधेरे दोनों ने मिलकर जैसे चारों ओर एक लंबी चादर ओढ़ा दी थी। तातो की माँ के चूल्हे में अब भी अंगारे दहक रहे थे। सुबह हुई, मुर्गी ने बांग लगाई, लेकिन अब कोई उठना ही नहीं चाहता था। पूरा गांव रक्त से सन गया था। वादी खामोश अपनी बाहें फैलाए बैठी थी। सब उसी की गोद में आराम से सो रहे थे। वादी के इस पार जश्न का माहौल था। संगरी गांव की औरतें बीच में खूंटे से बंधी हुई थी। अब वे हमेशा के लिए दासी थी। उनको अब नई जिंदगी शुरू करनी थी। अंधेरे के सिवाय कुछ नहीं थी। माता सूर्य भी हमेशा की तरह ही मुस्कुराती हुई उग आई थी। अब वह भी पराई हो चुकी थी। खूंटे के चारों ओर दांव लहराते वीर पुरुष नाच रहे थे। एक बच्चा नाक पोंछता पोंछता यामी को दया से घूर रहा था। उसे लगा जैसे एपा सामने हो, जैसे वह अभी दीदी कहकर बुलाएगा। वह जोर जोर से रोने लगी, चिल्ला चिल्ला कर पूछने लगी, आखिर हमारे भाई को क्यों मारा? क्या किया है हमने? हम बंदी क्यों बना लिए गए? हमें भी मार डालो। तब एक आदमी उसके गले पर दांव रखकर घृणा से उसे देखता हुआ बोला, हमारी क्या गलती थी? हमारे बच्चे उल्टियाँ और दस्त से क्यों मारे गए? इतने लोग बुखार से मर गए? हमारी सारी की सारी मुर्गियाँ कैसे मर गईं? क्योंकि हमारे गांव में रंगबिया आता जाता रहता है और वह बाहर से बीमारी लेकर आता है। तुम लोग उसे आने देते हो और अब मजे से धरती पूजन करके खुशहाल होते जा रहे हो, कहकर उसने उसके चेहरे पर थूक दिया। उस गांव की औरतों ने भी उन सभी बंधी हुई औरतों से घृणा से थूक दिया। घायल औरतें समझ गई थी कि उनकी पुजारी से ही गलती हुई थी, जिसका संकेत प्रकृति ने ही दिया था। लेकिन हम ही थे कि तैयार नहीं थे। इस तरफ हमेशा के लिए गहन सूनापन छा गया था। उन बंधी औरतों का क्या हुआ पता नहीं, पर अंदाजा तो लगा ही सकते हैं, वे हमेशा के लिए गुलाम हो गई थी। आज जब भी कोई यहाँ से गुजरता है तो सांस रोककर तेजी से दौड़ने लगता है। सुना है यहाँ बच्चों के हंसने की, रोने की आवाज़ें और कभी कभी दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं। पीपल का पेड़ जानता है डर क्या है और दर्द क्या है। आज उसी उजड़े वीरान गांव में लोग हवाई अड्डा बनाने की बातें करते हैं। वही हवाई जहाज जिसे भयानक शोर करता पक्षी समझकर वे कभी डरे थे। कई हवाई जहाज उड़ा करेंगे तो क्या उस वादी में फिर कोई खौफनाक मंजर होगा? फिर से कोई साया भागेगा? कौन जाने, लेकिन इतना तो तय है कि अब की बार का शोर पहले वाले शोर से भिन्न जरूर होगा। दोस्तों, इस कहानी में आन का मतलब है माँ, आबू का मतलब है पिताजी, आची यानी बड़ा भाई, माज खंटी नुमा कीमती सामान जिसे विवाह में लड़के वालों को दिया जाता है, ताल पीतल की थाली, माता सूर्य। निशी विश्वास के अनुसार सूर्य को माँ और चंद्रमा को पिता माना जाता था। नेप नेपा म्यांमार जिसे बर्मा कहते हैं। आपोंग स्थानीय शराब। मिथुन एक पशु जो अरुणाचल प्रदेश का राज्य पशु है, जिसे स्थानीय लोग पवित्र पशु के रूप में मानते हैं। दोस्तों,